गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हंटर कमीशन 1882, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इससे पूर्व के जो वीडियो हम देख रहे थे, उस वीडियो में जब हम ब्रिटिश शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसी का ये भाग 3 मान सकते हैं आप। इससे पहले हमने मेकाले का घोषणा पत्र, इसके पश्चात वुड का घोषणा पत्र देखा था, और इसी के पश्चात आता है हमारा हंटर कमीशन 1882। जैसे कि आपने इससे पूर्व के वीडियो में देखा था कि हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग बनाने की आवश्यकता ही क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, ये हम अब से पहले के वीडियो में देख चुके हैं। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन 1882 या भारतीय शिक्षा आयोग क्या है, इसके क्या सुझाव थे, इसने क्या सिफारिशें की, ये किससे रिलेटेड था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो 3 फरवरी 1882 में ब्रिटिश लोकसभा के नए गवर्नर जनरल, जो कि उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन, ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष हंटर चुने गए, इसीलिए इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हंटर। पूरा नाम क्या है इनका, सर विलियम हंटर। जब ये अध्यक्ष थे तो इन्हीं के नाम से इस कमीशन को जाना जाता है। इस आयोग में कुल 30 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय प्रतिनिधि थे, जिनके नाम देखिए आप नीचे। नंबर 1 सैयद महमूद गुलाम, दूसरे नंबर पे है भूदेव मुखर्जी, तीसरे हैं आनंद मोहन बोस, फोर्थ नंबर पे आपको मिलेंगे केटी तेलंग, 5वें नंबर पे पी रंगनंद, 6ठे नंबर पे मुदलियर, और 7वें नंबर पे है महाराजा टैगोर। इन सब सदस्यों के साथ में इनका जो संचालन किया जा रहा था, किसका संचालन, भारतीय शिक्षा आयोग का संचालन श्री BL राइस के द्वारा किया गया था। जब इन सब का गठन हो गया था, शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन होने के पश्चात इसके अंदर क्या क्या सिफारिशें या सुझाव, जिसे इसका कार्यक्षेत्र या उद्देश्य भी मान सकते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इन्हें क्या सुझाव दिए गए। पहला बोला गया है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए, यानी जो बच्चों को स्टार्टिंग में जब शिक्षा दी जाती है तो उसका माध्यम जो है उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना है, क्या है, ताकि लोग अधिक से अधिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए, मतलब कुछ हिस्सा जो है राज्यों को भी वहन करना चाहिए। और अंतिम और आखिरी जो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के लिए जो इसमें दिया गया है, वो है पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जिसमें छात्र स्वावलंबी बन सकें। अब उसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान संबंधित हो सकता है, रोकड़ वही है, बही खाता है, इसके अलावा चिकित्सा संबंधित, ये कुछ ऐसे विषय होते हैं अगर बच्चों को इनके बारे में बताया जाता है तो वो फिर छात्र भविष्य में अपने छोटे मोटे काम या अपने खुद के जो कार्य हैं वो इनको आसानी से कर पाएंगे। इसी संबंध में दूसरा है देशी पाठशालाएं। उस समय जो लोकल से मतलब आसपास की जो शिक्षण संस्थाएं थी उनके बारे में क्या कहा गया, सभी देशी पाठशालाओं को सरकार को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए, यानी जो सरकार प्राथमिक शिक्षा पर जब खर्च करती है तो उसी प्रकार से जो पुरानी शिक्षण संस्थाएं जो चली हुई है लोकल संस्थाएं, उन लोगों को भी सरकार के द्वारा मदद की जानी चाहिए। दूसरा है इनमें पाठ्यक्रम में किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी जो शिक्षण संस्थाएं जो पहले से चली आ रही देशी शिक्षण संस्थाएं वो अपने अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकती है। तीसरा है निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अब देखिए जो देशी पाठशाला है, अगर उसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी तो उसके लिए जो आय का सोर्सेस होगा वो कहाँ से होगा, इसीलिए सरकार अगर उनकी मदद करेगी तो उसमें निर्धन छात्रों को भी क्या मिल सकती है, छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकी। चौथा है संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिका या जिला बोर्ड को सौंपा जाए ताकि वो इस क्षेत्र में आराम से कार्य कर सकें। इसी के संबंध में है माध्यमिक शिक्षा पे हम चले जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे इसके बाद अगर हम माध्यमिक शिक्षा पे जाते हैं तो तीसरा जो है हमारे पास माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या विचार प्रकट किए गए और क्या बताया गया है, उसी को आप देखिए। माध्यमिक शिक्षा में पहले नंबर पे सहायता अनुदान प्रणाली के जरिए योग्य व अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए, यानी जो भारतीय में जो अपने आप में पहले से ही प्रशिक्षित हो, जो अच्छी तरीके से कार्य को संभाल सके,
उन्हें अनुदान प्रणाली के द्वारा इसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो व्यवहारिक या व्यावसायिक ज्ञान प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं। और साथ में ये बताया गया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माना गया है, यानी जो माध्यम होना चाहिए वो अधिकांशतः मातृभाषा के समर्थन में था, इसलिए माध्यम क्या रखना चाहिए, मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसी के संबंध में चौथा जो है उच्च शिक्षा के लिए जो विचार प्रकट किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, वह है उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा कॉलेजों में अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का प्रबंधन होना चाहिए, यानी कॉलेज में एक पुस्तकालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि जो निर्धन और गरीब तबके के लोग हैं वो आसानी से वहीं पर से पुस्तकें उपलब्ध कर सकें और अपना ज्ञान को बढ़ा सकें। तीसरा है योग्य व निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा से जुड़े, पर अगर कोई व्यक्ति निर्धन परिवार से आता है तो वो शिक्षा से कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि उसके पास तो न तो किताबें खरीदने के पैसे होते हैं, ना ही वो अपना समय सारा शिक्षा में दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार के द्वारा उसे छात्रवृत्ति मिलती है तो वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है और आगे जाके अपने लिए कुछ कर पाएगा। 5वें नंबर पे था स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा की बात भी इसमें कही गई है। मुस्लिम शिक्षा, आदिवासियों को शिक्षा एवं पिछड़ी जातियों को शिक्षा, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षित करने की बात इसमें कही गई है हंटर कमीशन के द्वारा। में ये सिफारिशें बताई गई थी। जब इन सिफारिशों को लागू किया गया तो फिर देखा गया कि इसके अंदर भी इसका मूल्यांकन किया गया कि हंटर कमीशन में क्या गुण थे और क्या दोष थे। अगर हम गुणों की बात करते हैं तो हंटर कमीशन में जो गुण थे वो सबसे पहला मुख्य गुण था, पाठ्यक्रम में व्यवहारिक और व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया। यानी शिक्षित करने के साथ साथ ही व्यक्तियों को व्यवहारिक के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की गई है, ताकि अपने आप में स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। दूसरा है आयोग ने सभी वर्गों के सभी स्तर की शिक्षा के बारे में सुझाव दिया। ऐसा नहीं कि प्राथमिक स्तर के बारे में बात की गई या उच्च स्तर के बारे में। इससे पूर्व के जो कमीशन थे उनमें या तो उच्च स्तर की बात की जाती थी या निम्न स्तर की बात की जाती थी, परंतु हंटर कमीशन में ही सभी स्तरों पर कुछ ना कुछ सुझाव दिए गए हैं। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्राथमिक शिक्षा में तो पाठ्यक्रम के लिए कोई विशेष स्थान दिया नहीं गया था, परंतु जैसे ही माध्यमिक स्तर में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके लिए पाठ्यक्रम को दो भागों में बांट दिया था। एक वो अगर वो उच्च शिक्षा में जाना चाहता है तो उसके लिए पाठ्यक्रम अलग तरह का हो, और दूसरा जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए पाठ्यक्रम अलग हो। ये तीन कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो कि हंटर कमीशन के अंदर बताई गई थी। या हंटर कमीशन के अंदर आप पूरा जब हंटर कमीशन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको तीन विशेष गुण आपको मिलेंगे। अब जब हम गुणों की बात करते हैं तो इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ दोष इसमें जरूर मिलेंगे। तो इस कमीशन में क्या क्या दोष थे? आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार की जगह जनता पर डालने की बात कही, जिससे शिक्षा का प्रसारण है। क्यों? क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के पास थी, और अंग्रेज वैसे भी अधिक मात्रा में कर वगैरह लेते थे। तो फिर भारतीय जनता तो निर्धन थी, क्योंकि वैसे ही वो करों के बोझ के नीचे दब रही थी, तो वो शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को हस्तांतरित कर दिया था कि जो शिक्षा का कार्यक्रम हो या शिक्षा का जो भार हो वो किस पे हो, जनता पे हो। तो जनता ने उसको फिर एक वजन की तरह समझा और उसको आगे प्रसार करने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार से ये हमारा हंटर कमीशन 1882 पूरा हो जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो इससे बनता है कि हंटर कमीशन क्या था, कब लागू हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको किसने चलाया, इसमें क्या सुझाव दिए गए, अलग अलग स्तर पर क्या क्या सुझाव दिए गए, इसके गुण, इसके दोष, इसको अगर संपूर्ण रूप से मिला के देखते हैं तो एक पूरा 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।